नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर आज हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन को दिशा निर्देश दिए हैं। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री, बता रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। चारधाम यात्रा इस समय जोरों पर चल रही है। शुरुआती आंकड़े, शुरुआती उत्साह के बाद ये कहा जा सकता है कि इस चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए सरकार की तरफ से बड़े निर्णय लिए जाने लगे हैं। 3 जनपदों यानी जहां पर चारों धाम स्थापित है, उन जनपदों के लिए पर सचिवों की व्यवस्था कर दी गई है ताकि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। सरकार के निर्देश पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए थे, उनका अनुपालन अब शासन की तरफ से किया जा रहा है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल यहाँ पर रखा जाए, क्योंकि उत्तराखंड में आने वाले हर श्रद्धालु का स्वागत उसी खुशी अंदाज से होना चाहिए, तहे दिल से होना चाहिए, जैसे हर किसी किया जाता है। और उत्तराखंड का जो अतिथ्य देव भाव है वो यहाँ पर रखना चाहिए। तो लगातार सरकार के प्रयास भी यही है। और अब ये कहा जा सकता है कि इस बेहतर चारधाम यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से जुट चुकी है, ताकि यहाँ पर इस चारधाम यात्रा से उत्तराखंड की जो पर्यटन की जो रीढ़ है और मजबूत हो सके और आर्थिक की जो लोगों की इस यात्रा से जुड़ी हुई है और सशक्त यहाँ पर बन सके। कैमरामैन सुनील साथ अभय देहरादून। दिल्ली में स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। उस समय राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई जब दिल्ली में सीएम हाउस में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ उन्हीं के निजी सचिव विभव कुमार द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। जी हां, दरअसल सुबह तकरीबन 9:34 पर दिल्ली पुलिस को पीसीआर के थ्रू एक कॉल मिलती है, जिसमें जो कॉलर है यानी स्वाति मालीवाल, उनकी तरफ से कहा जाता है कि वो उन्हें सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट की गई है। और जिस पर वो आरोप लगाती है वो और कोई नहीं, विभव कुमार, जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं। इस कॉल के बाद से ही राजनीतिक हलचल तेज हो जाती है। हालांकि जानकारी के अनुसार खुद स्वाति मालीवाल इसके बाद सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शिकायत करने पहुंची, लेकिन उन्होंने रिटर्न शिकायत नहीं दी। आपको बता दें कि इस मामले के बाद से ही जहां एक और राजनीति तेज हो गई है, वहीं भाजपा द्वारा इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश की जा रही है और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। वहीं काफी देर बाद दिल्ली पुलिस का भी आधिकारिक तौर पर बयान आया, जिसमें दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि खुद स्वाति मालीवाल सिविल लाइन थाना पहुंची थी और उन्होंने इस बात की शिकायत कही थी कि उनके साथ सीएम हाउस में मारपीट की गई और मारपीट करने वाला और कोई नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार है। हालांकि पुलिस के मुताबिक उन्होंने कोई रिटर्न जो है लिखित में शिकायत नहीं दी है, जिसकी वजह से आगे कोई जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाई है। लिहाजा अब देखना ये लाजमी होगा कि जिस तरीके से बहुत बड़ा मुद्दा जरूर बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के तहत भी इसको एक राजनीतिक स्टंट के रूप में भी जरूर देखा जा सकता है। वहीं अब देखना यह भी होगा कि भाजपा इस मुद्दे को किस नजरिए से और किस तरह से चुनाव में लेती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रायबरेली में राहुल गांधी ने दौरा किया है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 रायबरेली का बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी रंग में रंगने के लिए पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी को लेकर लोगों के द्वारा काफी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी अपनी विरासत सीट रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि रायबरेली उनकी पारंपरिक सीट है और यहाँ से सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी के द्वारा चुनावी मैदान में ताल ठोका गया है। बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि अपनी विरासत सीट से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया जा रहा है और लगातार रायबरेली में कांग्रेस की महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी दस्तक दे रही हैं। उनके द्वारा लगातार रायबरेली को हथियाने के लिए जोर आजमाइश की जा रही है। आज बता दें कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों एक मंच पर नजर आए। बता दें कि उनके द्वारा नुक्कड़ सभाएं की गई, महाराजगंज में, लालगंज में और बछरावा में उन दोनों के साथ देखा गया और ऐसे में वो राहुल गांधी के पक्ष में वोट मांगकर उनको जिताने के लिए लोगों से अपील किया। वहीं बता दें कि एक तरफ भगवा रंग में रंगने के लिए, दिनेश प्रताप सिंह को जिताने के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रायबरेली आए। बता दें कि इस तरह से देखा जा रहा है कि रायबरेली में दोनों पार्टियों की तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो
चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां कमर कस चुकी हैं और चुनावी मैदान में कूदकर ताल ठोक रही हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि किसके सर पर ताज होगा और किसको यहाँ की जनता सेहरा पहनाएगी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए लगातार बीजेपी के बड़े चेहरे रायबरेली में दस्तक दे रहे हैं और उनके द्वारा वीआईपी मूवमेंट में देखा जा सकता है, चाहे एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह हो और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो रायबरेली को भगवा रंग में रंगने के लिए आए और अपने प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को जिताने की अपील की। तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज कांग्रेस को जिताने के लिए वोट मांग रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, तो ऐसे में आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ का कौन प्रत्याशी जीत कर संसद तक पहुंचेगा। और वहीं बड़ी बात यह है कि रायबरेली जिस तरह से पारंपरिक सीट बताई जा रही है कांग्रेस की, ऐसे में कांग्रेसियों में भी बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ा जनसैलाब नुक्कड़ सभाओं के दौरान देखने को मिल रहा है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। तो वहीं उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दिग्गजों ने वोट डालने की अपील की है। कौन कौन किया है अपील, बता रहे हमारे संवाददाता आसिफ बेग। यूपी में लोकसभा के चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट डाल बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेने की अपील भी किया। हालांकि आज 13 सीटों पर हुए मतदान में कई दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। बता दें कि आज लोकसभा के चौथे चरण का मतदान हुआ, जिसमें 13 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान होने से पहले सुबह सुबह ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील किया और उन्होंने एक्स पर पोस्ट डाल कहा कि मतदान बढ़ चढ़ कर करें जिससे लोकतंत्र कायम रहे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मतदाताओं से बड़ी अपील करते हुए कहा कि संविधान बचाना है तो मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। बसपा प्रमुख मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट डाल कहा कि गरीबी, पिछड़ापन जैसे विकार को दूर करना है तो मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। फिलहाल चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हालांकि कन्नौज, खीरी जैसी कुछ सीटों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, लेकिन चौथे चरण के 13 सीटों पर हुए मतदान में जहां कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उन्नाव से साक्षी महाराज और खीरी से अजय मिश्र टेनी की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। अब देखना यह है कि जिस तरह से दिग्गजों ने अपील की थी और दिग्गजों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर दावा किया था, अब ईवीएम खुलने के बाद किसकी किस्मत जागती है और किसे मायूसी हाथ लगती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से चुनावी रणभेरी में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए धुआंधार प्रचार किया था, अब इसका फैसला ईवीएम खुलने के बाद ही होगा और किसने कितनी मेहनत की थी यह भी तभी पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग। वहीं दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड ने आज रिजल्ट जारी कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देना हमारे संवाददाता कमल किशोर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। वहीं सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा में 87.98% बच्चे पास हुए हैं। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। आपको बता दें, कक्षा 12वीं के छात्र तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। लड़कियों का पास प्रतिशत इस साल 91.52 रहा, जबकि लड़कियों का पास प्रतिशत 85.52% रहा। लड़कों के मुकाबले 6.40% से ज़्यादा लड़कियां पास हुई है। देश भर में त्रिवेंद्रम सबसे आगे रहा, वहीं पास प्रतिशत 99.91 रहा। अभी तक सीबीएसई ने किसी टॉपर की घोषणा नहीं की है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली।
वहीं लखनऊ में भी सीबीएसई बोर्ड ने रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमान। सीबीएसई बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट आ चुके हैं। आपको बता दें, हर बार की तरह इस बार भी हाई स्कूल और इंटर में लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले बाजी मार ली है। जहां हाई स्कूल में लड़कियों ने 94% निकाला है, तो वहीं लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले इंटर में इस बार 91% निकाला है। वहीं हर बार की तरह लड़कियों ने जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड में इस बार बाजी मारी है, और ये सीबीएसई बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार टॉपर की लिस्ट वो नहीं जारी करेंगे, जिससे आगे चल के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें किसी तरह की कोई परेशानी उनको दिखाई दे या परेशानी का सामना करना पड़े। फिलहाल सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ गया है और सीबीएसई बोर्ड ने अपनी जो एक वेबसाइट है वो वेबसाइट भी जारी कर दी है, जहां पे लगातार जो छात्र हैं वो अपने रिजल्ट की परीक्षा का रिजल्ट निकाल रहे हैं और चेक कर रहे हैं। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं का परीक्षा रिजल्ट जारी कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, जिसके बाद 10वीं और 12वीं के छात्र में उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो देहरादून रीजन यहाँ पर है, और देहरादून रीजन की मैं बात करूँ तो 83% इस बार रिजल्ट रहा है 12वीं का। और कहीं ना कहीं जो संतोषजनक बात की जा रही है कि जो इस बार का रिजल्ट रहा है 30% इसमें बढ़ावा देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कि जिस तरह से जो परीक्षाओं में जो परीक्षार्थी थे उनके जज्बे को लेकर कहीं ना कहीं जो जोश है वो उनके परिजनों में भी दिखा, और जिस तरह से उन्होंने साल भर मेहनत करी और 10वीं 12वीं के बाद जो उनका रिजल्ट आज निकला है सीबीएसई बोर्ड का, कहीं ना कहीं बच्चों में उत्साह है, परिजनों में गर्व है, और साथ साथ जो उनके टीचर्स हैं, कलीग्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर जो उत्साह है साफ तौर पर नजर आ रहा है। कैमरा मैन के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया। अमेठी में लोकसभा चुनाव प्रचार में संवेदनशीलता लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय यादव। लोकसभा चुनाव प्रचार में बढ़ रही है संवेदनशीलता। आपको बता दें कि पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के ऊपर गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भाले सुल्तान थाना के अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ता द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें यह बताया गया कि पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने हमारे साथ मारपीट की है, जिस पर कहीं ना कहीं पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 लोगों पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह और भारत कुमार सिंह, जो प्रधानाचार्य अंबरा इंटर कॉलेज गाजनपुर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा लिखा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, और उसके बाद जो पूर्व एमएलसी दीपक सिंह हैं उन्होंने मीडिया के सामने आकर सीधा कहा है कि ये जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा हमारे ऊपर ये आरोप लगाया गया है, जबकि हम अपना काफिला आगे लेकर जा रहे थे। कहीं ना कहीं सुसंगत धाराओं में जब पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया तो दीपक सिंह का कहना है कि हम कानूनी सलाह ले रहे हैं और इसके बाद हम इस पर कार्रवाई करवाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जब भी कभी अगर ऐसा होगा तो हम किसी भी थाने या ऑफिस में अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हम गांधीवादी लोग हैं, हमें डर बिल्कुल नहीं है। और ये स्मृति ईरानी जो हैं, जो यहाँ से लोकसभा चुनाव 2024 की प्रत्याशी हैं, ये हार की डर से ऐसा करवा रही हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जांच पड़ताल में जुटी है। क्या निष्कर्ष निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। तो वहीं मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र बिंद का टिकट कट गया है। क्यों कट रहा है टिकट, क्या कुछ वजह इसके पीछे, बता रहे हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी और अपना दल के नामांकन प्रक्रिया किया गया है। आपको बता दें कि वहीं नामांकन के दौरान दोनों लोग का जैसे कि आपको बता दें कि अपना दल और समाजवादी पार्टी का एक ही समय नामांकन हो रहा था। आपको बता दें इतना भीड़, इतने में जमावड़ा लग गया कि कार्यकर्ताओं का कि गेट के पास दोनों जिस तरह से डीजे का कंपटीशन होता है उसी तरह से दोनों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और जमकर जो है कि एक दूसरे के ऊपर उछाल किया। अब आपको बता दें वहीं एक महीने पहले से लगभग राजेंद्र बिंद को टिकट जो कि मिला था समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। अब वहीं एक दिन पहले नामांकन उनका होना था, जैसे कि एक दिन पहले ही उनका
टिकट राजेंद्र बिंद का काट दिया गया और रमेश बिंद को मिर्जापुर के जो सांसद यहाँ पर रह चुके हैं उनको टिकट मिल गया। आज उनका नामांकन पूरा हो गया है। अब अगले की तैयारी में ये है कि जो है कि 1 जून को मतदान होना है। दोनों ने जबरदस्त लड़ाई चल रही है। आपको बता दें कि डंके की चोट पर समाजवादी पार्टी और अपना दल की लड़ाई इसमें मिर्जापुर में चल रही है। अब देखा जाएगा किसका पलड़ा भारी होता है और किसके सर पे ताज का सेहरा सस्ता है मिर्जापुर से। आपको बता दें कि ये सांसद प्रत्याशी ने जबरदस्त जो है कि यहाँ पर लोगों का देखने को मिला कि इस तरह से कितना हजारों की संख्या में लोग कार्यालय से यहाँ तक आते हुए मिले और जबरदस्त कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की एक दूसरे के ऊपर। आपको बता दें कि वहीं आज अभी इस समय जो कि 1 तारीख को ही अब 1 जून को मतदान होना एकदम तय हो गया है। हमारे सहयोगी शिवम के साथ कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस। प्रयागराज में अफजाल अंसारी की सुनवाई हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। भाई अफजाल अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। दरअसल निचली अदालत जो MP MLA कोर्ट है वहां से इनको जो सज़ा मिली है उसको चुनौती दी है, जिसको लेकर के कोर्ट में बहस चल रही है। आज उनकी तरफ से, उनके वकील की तरफ से पक्ष रखा गया। हालांकि राज्य सरकार और जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से और कृष्णानंद राय की परिवार की तरफ से भी पक्ष रखा जाना है। तो ये कह सकते हैं कि आज भी बहस हुई लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब 20 मई को एक बार फिर इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और इस दौरान न सिर्फ मुख्तार अफजाल अंसारी के वकील, साथ ही साथ जो राज्य सरकार है और जो कृष्णानंद राय या जो और याचिकाकर्ता उनकी भी दलीलें सुनी जाएंगी। उसके बाद कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है। लेकिन इस केस पर सबकी निगाहें इसलिए भी जगी हुई क्योंकि चुनाव का माहौल है और अफजाल अंसारी इस बार फिर चुनाव लड़ने के मूड में है। लेकिन अगर इस घटना और इस फैसले पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा उनके राजनीतिक करियर का भविष्य, और इसीलिए सबकी निगाहें हैं। और अब 20 मई को जब इस मामले में सुनवाई होगी तो आगे क्या कोर्ट का रुख होता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। शोएब रिजवी, प्रयागराज। तो वहीं जौनपुर में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा शाहगंज बाजार गूंज उठा। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। में एक बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम भेज मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है कि सागंज कोतवाली क्षेत्र के इमरानगंज बाजार के समीप जो है बाइक सवार जो है बदमाशों ने पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पूरी घटना को लेकर DGP प्रशांत कुमार ने घटना को संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दे दिया है। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द जो है अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव बीते कई दिनों से जो है गौ तस्करों के खिलाफ खबर लिख रहे थे, तभी ये घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि जो है घटना के पीछे क्या राज है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वही पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। लखनऊ में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ पे। एयरपोर्ट सहित कई स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। ईमेल से बम से उड़ा देने की धमकी पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया। वहीं स्कूल प्रबंध तंत्र ने स्कूल को खाली कराया। फिलहाल पुलिस अब इस मामले में गहराई से छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि कल देर रात ईमेल भेजकर अमौसी एयरपोर्ट को उड़ा देने की धमकी दी गई। इस धमकी के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया और सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं मिला। इसके बाद यानी आज ईमेल भेजकर गोमती नगर के पास इलाके में स्थित बिग व्योर स्कूल और PGI स्थित LPS स्कूल समेत कई स्कूलों को ईमेल भेजकर बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। ईमेल मिलने के बाद ही हड़कंप मच गया और स्कूल प्रबंध तंत्र ने स्कूल को खाली कराकर पुलिस को सूचना दिया। हरकत में आई पुलिस डॉग स्क्वाड टीम के साथ स्कूल पहुंची, जहां पर छानबीन किया गया। हालांकि अभी तक पुलिस यह पता नहीं लगा पाई कि किस मकसद से स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं अगर बात करें तो अभी कुछ ही दिन पहले
गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ के कई स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई थी। इस मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन कर रही है, लेकिन उस मामले में भी अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। लेकिन एक बार फिर से LPS और विक्टोर स्कूल समेत कई स्कूलों को और एयरपोर्ट को उड़ा देने की जिस तरह से धमकी मिली, राजधानी लखनऊ में हड़कंप मचा रहा। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जिस तरह से ईमेल भेजा गया है, आखिर ईमेल भेजने वाले का क्या मकसद है, क्या वाकई में आतंकी साजिश है या फिर किसी ने अफवाह फैलाकर हड़कंप मचाया, जिसके खुलासे के लिए पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजधानी लखनऊ के भीतर गोमती नगर, PGI और अमौसी एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ शेख, इंडिया वॉइस। जयपुर में शहर के स्कूलों में बम धमाके की खबर और धमकी मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल जांगीर। 2024 यानी कि आज ही के दिन राजधानी जयपुर के कई सारे स्कूल थे जहां पर एक ईमेल आता है। उस ईमेल में एक धमकी भरा नोट होता है, जिसके बाद जयपुर के उन तमाम स्कूलों और पूरे राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में सनसनी फैल जाती है। जिसके बाद जयपुर का जो पुलिस जाब्ता है वो उन इलाकों में पहुंचता है और पूरी जांच तफ्तीश करता है। डॉग स्क्वाड के साथ साथ CRPF के आला अधिकारी भी वहां पहुंचते हैं। इसके बाद पूरे इलाके की तफ्तीश की जाती है और क्या कुछ पूरा मामला है उसकी जांच पड़ताल की जाती है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोजेफ ने बताया कि ये सब कुछ पैनिक क्रिएट करने के लिए इस तरह के ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। फिलहाल इन जितने भी स्कूलों में इस तरह के ईमेल्स भेजे गए हैं वहाँ 6 घंटे की मशक्कत के बाद कुछ भी पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि 12 तारीख को भी एयरपोर्ट उड़ाने की राजधानी जयपुर में एक धमकी मिली थी, जिसके बाद भी इलाके में काफ़ी सनसनी फैल गई थी, लेकिन हालांकि वहां पर भी कुछ नहीं मिला। इन दोनों ही केस में पैनिक क्रिएट करने की जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष शर्मा के साथ राहुल जांगीर, जयपुर। बाराबंकी में ऑक्सीजन प्लांट में एक बड़ा धमाका हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन यादव। बाराबंकी में सारंग ऑक्सीजन प्लांट में अचानक से धमाका हुआ, जिसमें एक मजदूर की मौत भी हो गई, वहीं कई घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युद्ध स्तर पर अपनी कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया है। वहीं जो घायल लोग थे उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी स्थितियों का नहीं पता चल पाया है कि किस वजह से ब्लास्ट हुआ था। हालांकि जो ब्लास्ट हुआ था वो ब्लास्ट इतना तेज था कि जो आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से दहल उठा था। वहीं प्लांट में काम कर रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला था। हालांकि अभी अगर स्थितियों की बात कर लिया जाए तो स्थिति नॉर्मल हो चुकी है और जो इलाज जिनका चल रहा है उनकी भी स्थिति सही बताई जा रही है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि किस तरह से यह ब्लास्ट हुआ था उसकी अभी जांच चल रही है। अब जांच में क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, बाराबंकी। मेरठ में बीजेपी नेता पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र के बक्सर में एक भाजपा नेता पर कुछ अज्ञात हमलावर आते हैं और सरिये से ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। आपको बता दें, मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र में एक प्रताप सिंह भाजपा नेता रहते हैं। वो अपने किसी निजी काम के लिए जा रहे थे, तभी पीछे से अज्ञात हमलावर आते हैं और सरिये से उन पर हमला कर देते हैं। आपको बता दें, मेरठ के एसपी देहात कमलेश बहादुर का कहना है कि सीसी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और वहीं हमलावरों की शिनाख्त अधिकतर कर ली गई है। उन पर 307 की कार्रवाई भी कर दी गई है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।